नमस्कार दोस्तों, एक अभिनव शुरुआत, एक नई पहल ये हमने ग्रेड 1 के लिए की है। और ग्रेड 1 का जो सेकंड पेपर है वो कंप्लीट जो है वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों की विशेष मांग थी कि साहब आप जो है ग्रेड 1 के भी जो है वीडियोज स्टार्ट कीजिएगा प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ये प्रयास मैं और हमारी जो टीम है प्रयास परिवार है वो आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत सस्ती अच्छी घर बैठे आपको सुगम सुविधा जो है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये हितेश आपसे कमिटमेंट करता है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे 100% आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और आपके एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आज सबसे पहले मैं उस टॉपिक को आपके बीच लेकर आया हूँ कि जो लोगों को कठिन लगता है लेकिन उसे हम सरल भाषा में आपको क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। और वह टॉपिक है आपके प्रजाति। कौन सा टॉपिक है मित्रों? तो ध्यान में रखें, वह टॉपिक है आपके प्रजाति, ठीक है। और प्रजाति टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो आप चाहे ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आपने 20 का स्कूल लेक्चर का पेपर दिया, वहाँ आपके प्रश्न आते हैं। 2020 के पेपर में प्रजाति से 3 प्रश्न थे। 2016 के कॉलेज लेक्चर में 1 क्वेश्चन था। 2013 के स्कूल लेक्चरर के पेपर में भी आपके प्रश्न पूछे गए। और क्या तरीका होता है प्रश्न का, वो प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके 2016 कॉलेज लेक्चर में पूछा गया वह प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न कॉलेज लेक्चर 2016 में आया हुआ है और वह है आपके कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है। किससे संबंधित है? कि ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से है, कॉकेसाइड प्रजाति से है, मंगोलाइड प्रजाति से है और निग्रोइड प्रजाति से। कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अब देखो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहाँ पे जनजातियाँ मिलती हैं, जैसे कि जारवा जनजाति मिलती है जिसका अस्तित्व अब समाप्त होने के कगार पर है, ठीक है। और इन लोगों का जो त्वचा का जो रंग होता है वो काला होता है, ठीक है, कद छोटा होता है और नाक इनकी थोड़ी फैली हुई होती है, मतलब इस प्रजाति के लोग हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ आपके किस प्रजाति के लोग मिलते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा निग्रोइड प्रजाति से, ठीक है। किस प्रजाति से? तो निग्रोइड प्रजाति से, ये आपको ध्यान में रखना। और मैं तो आपके लिए ये कहूँगा कि ये आशा नहीं, ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूबकर जाना है, ओके। कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूबकर जाना है। ग्रेड 1 के लिए जो है मैं आपको बिल्कुल आसान करके दिखाऊंगा, जिसे बहुत लोग टफ कहते हैं। किसी शायर ने लिखा था इस बात को, तो उसने कहा था, लेकिन मैं बिल्कुल आपको आसान करके बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आएगा, क्या तरीका होगा। इस चीज़ की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है वो किस प्रजाति से? तो निग्रोइड प्रजाति से, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पिछले जो एग्जाम में प्रजाति से जो प्रश्न आया, तो ये स्कूल लेक्चर 2013 का, चाहे आप पेपर पलट कर आप देखोगे तो आपको वहां आ जाएगा कि मानव की प्रजातियों के वितरण, जॉन्स एंड स्टार्टा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? कि जॉन्स एंड स्टार्टा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। इसको हम जॉन्स एंड स्टार्टा प्रिंसिपल, ठीक है। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। ये कटिबंध विस्तार सिद्धांत है और ये जो सिद्धांत है ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। किसने दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और यहां जब हम विकल्पों को देखते हैं तो विकल्प में, पहले विकल्प में हंटिंगटन, दूसरे में है आपके टेलर, तीसरे में सोबर और चौथे में ट्रिबार्था, ठीक है। ये चारों विकल्प दिए हैं। तो यहां जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि जॉन्स एंड स्टार्टा सिद्धांत किसने दिया? तो टेलर ने दिया मित्रों। किसने दिया था? टेलर, मतलब ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ये स्कूल लेक्चर 2013 में ही पूछा गया क्वेश्चन था, क्योंकि 2013 के पेपर में 2 क्वेश्चन थे। स्कूल लेक्चर जो आपके
स्कूल में व्याख्याता पद होता है उसके होते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र मंगोलाइड प्रजाति का, भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मंगोलाइड प्रजाति का है? उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय द्वीप, पूर्वी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो मंगोलाइड प्रजाति जो है ना, इनका सिर चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, बाल सीधे खड़े होते हैं। तो ऐसी जो प्रजाति के जो लोग हैं ये हमारे पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं, जापान में मिलते हैं, उत्तरी कोरिया मिलते हैं, दक्षिणी कोरिया मिलते हैं, चीन में मिलते हैं, ऐसे इन देशों में मिलते हैं। तो प्रशांत महासागर में ही आपके जापान है, फिलीपाइंस द्वीप पर मिलते हैं, इंडोनेशिया जैसे द्वीपों पर मिलते हैं। तो वो प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर। जबकि उत्तरी अफ्रीका में जो लोग मिलते हैं उनको हम निग्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्रोइड। और पूर्वी यूरोप में जो लोग मिलते हैं तो उनको हम कॉकेसाइड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि कॉकेसाइड लोग बहुत अधिक पहुंचे हैं, ठीक है, यहीं से यहाँ लोग गए। लेकिन वहाँ की जो मूल जनजाति है, बिंदु भी पिंटू भी, तो वो निग्रोइड के टाइप में आती है। लेकिन यहाँ भी जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो कॉकेसाइड रहते हैं। तो यहाँ जो मंगोलाइड का जो आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागरीय द्वीप, मतलब कि 2 नंबर का विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके प्रजाति के संदर्भ में पूछा गया वो है एस्किमो है। कि एस्किमो क्या है? ठीक है, एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में मिलने वाली जनजाति है। और ये क्या है कि अल्पाइन है, कॉकेसाइड है, निग्रोइड्स हैं, मंगोलाइड। तो एस्किमो की संरचना है ना वो मंगोलाइड से मिलती जुलती है। तो ये मंगोलाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि जैसी मंगोलाइडों की विशेषता होती है वैसी विशेषता किसकी होती है? एस्किमो की होती है। और ये स्कूल लेक्चर 2020 का, मतलब जो पिछला पेपर लगा ना आपके जनवरी 2020 में, उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि एस्किमो कौन होते हैं? तो मंगोलाइड्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा कि ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े आदि लक्षण हैं। कि किसके लक्षण हैं? कि ऊनी छल्लेदार बाल हो, गोल सिर हो, चौड़ी चपटी नाक हो, थोड़े उभरे हुए उनके जबड़े होते हैं। कि प्रोटोस्टेलाइड होते हैं, भूमध्य सागरीय होते हैं, निग्रिटो होते हैं, आपके नॉर्डिक होते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग निग्रिटो होते हैं। कौन होते हैं? निग्रिटो। अब देखिएगा, जो निग्रिटो लोग हैं जो अफ्रीका में मिलते हैं उनके बाल ऐसे छल्लेदार होते हैं, घूमे घूमे होते हैं। या क्रिकेटर्स जो आपके आते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह से आते हैं, उन लोगों को देखिएगा, छल्लेदार बाल, चौड़ी नाक, ऐसा लंबा कदकाठी वाले इंसान, मतलब इस तरह से जो वो होते हैं। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो निग्रिटो प्रजाति होगा। क्वेश्चन नंबर किसका? 5 का। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया प्रजाति से, तो वह है इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं। कि इंडोनेशिया में जो पिग्मी आपके जनजाति मिलती है कि वो लोग होते हैं कॉकेसाइड प्रजाति के होते हैं, निग्रोइड के होते हैं, मंगोलाइड के होते हैं, ऑस्ट्रेलाइड के होते हैं, कि जो यहाँ पर मिलते हैं। तो पिग्मी जो है इनके रंग जो है काले होते हैं। और पिग्मी देखो दुनिया की छोटी जनजाति मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में अधिक मिलती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के आसपास। ये इंडोनेशिया में भी मिलते हैं इस प्रजाति के लोग, पिग्मी प्रजाति के लोग। तो ये जो है निग्रोइड प्रजाति के होते हैं। किस प्रजाति के होते हैं? निग्रोइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का अध्ययन करके, मैं आपके बीच ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा, उन क्वेश्चंस का अध्ययन कर करके आप जो है उन क्वेश्चंस का क्या करके अध्ययन कर करके आप बेहतर तरीके से जानकारी ले सकते हैं, क्या प्रश्न होगा, क्या तरीका होगा। और घर बैठे ऐसी सुविधा, आसान सुविधा हम आपको क्या करेंगे? उपलब्ध करवाएंगे। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर, चलते हैं मित्रों प्रजाति पर, ठीक है। तो देखो प्रजाति जो शब्द है उससे पहले हम मानव के उद्गम स्थलों के बारे में जानते हैं। तो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव का उद्गम क्षेत्र किसे माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मानव में ही तो ये क्या है? प्रजातियां हैं। तो एक टेलर एक विद्वान हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि टेलर ने मानव का उद्गम मध्य एशिया से माना है। कहां से माना है? मध्य एशिया से। फिर आपके एक विद्वान हुआ है ऑसबर्न। तो ऑसबर्न ने मानव का उद्भव तिब्बत एवं मंगोलिया से माना है। तिब्बत एवं किससे माना है? मंगोलिया। उसने कहा था ऑसबर्न ने कि भैया मानव का उद्गम तिब्बत एवं कहां से हुआ है? मंगोलिया से हुआ है। फिर आपके एक विद्वान हुआ डॉट कीथ एवं लीके। इसने मानव का उद्गम अफ्रीका से माना है। किससे माना है? अफ्रीका से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि टेलर ने मानव का उद्गम मध्य एशिया से माना, ऑसबर्न ने तिब्बत एवं मंगोलिया से माना, डॉट कीथ एवं लीके ने कहां से माना? अफ्रीका से माना। ओके, दूसरी बात यह है कि मानव का जो आदिम स्वरूप है कि आधुनिक मानव
कब से बनना चालू हुआ, तो आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो ड्रायोपिथेकस से माना जाता है कि जब ड्रायोपिथेकस नामक जो मानव बना, ठीक है, ये मानव का आदिम स्वरूप माना जाता है, इसे आदि मानव कहते हैं। इसके बाद मानव का उद्भव होने लगा, ठीक है, किसके बाद होने लगा? ड्रायोपिथेकस के बाद होने लगा। इसको प्राचीनतम पूर्वज माना जाता है और ड्रायोपिथेकस से मानव का विकास हुआ। सबसे पहले आपके ड्रायोपिथेकस बना, फिर आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, इसे कपी मानव कहते हैं, फिर होमो इरेक्टस बना और फिर आधुनिक मानव कौन बना? होमो सेपियंस। तो ये क्रम को लेकर प्रश्न आते हैं कि भाई सबसे पहले मानव में कौन बना? तो ड्रायोपिथेकस बना। एक तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्रम पूछ लिए जाते हैं, मानवीय क्रम, मानव के उद्गम के क्रम। तो ड्रायोपिथेकस के बाद में आपके कौन बना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। ऑस्ट्रेलो कौन बना? पिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम कपी मानव भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहते हैं? कपी मानव भी कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो बनने वाला मानव था उसको हमने कहा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कहा, ठीक है। ये बहुत टफ टॉपिक माना जाता है लेकिन मैं इसको आपको इजी भाषा में बता रहा हूं। और होमो इरेक्टस के बाद में जो बना उसको हमने कहा होमो सेपियंस। क्या कहा जी? होमो सेपियंस कहा। और होमो सेपियंस को हम आधुनिक मानव कहते हैं। कौन सा मानव कहते हैं? आधुनिक मानव। तो पहले स्वरूप को ड्रायोपिथेकस कहते हैं। तो मानव के क्रम ही आपको ध्यान में रखना है। फिर ऐसे जर्मनी के विद्वान हुए वाइडरनीस, उन्होंने अलग अलग क्रम बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा पिथेनकैंथ्रोपस, फिर सिनेंथ्रोपस, फिर उसके बाद आपके हाइडेलबर्ग, क्रो-मैग्नन वगैरह, जो बुद्धिजीवी मानव है ना वो क्रो-मैग्नन माना गया। तो इस तरह से आपके मानव की प्रजातियां, मतलब क्रम बताया। अब देखो प्रजाति के बाद में, वो सॉरी क्रम के बाद में हम बात करते हैं प्रजाति शब्द की। मित्रों प्रजाति जो है वो अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द से आया है। अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से आया है? रेस से आया है। एक तो ये ध्यान में रखना है, ये सीधा सा आता है कि भाई प्रजाति शब्द कहाँ से लिया गया? तो अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द से लिया गया, ठीक है। और रेस शब्द कहाँ से आया? तो रेस इटालवी भाषा के रजा शब्द से बना है। इटालवी भाषा के किस शब्द से आया है? रजा से आया है। और इस रजा शब्द का अर्थ होता है नस्ल। ये आता रहता है कि प्रजाति शब्द तो अंग्रेजी भाषा के किस से आया है भैया? रेस से आया है। और रेस इटालवी भाषा के किस से बना है? रजा से बना है। और रजा का अर्थ क्या होता है? नस्ल होता है, ठीक है, ओके। देखो प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस से आया है और रेस शब्द जो है वो आपके इटालवी भाषा के रजा शब्द से बना है। इटालवी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ध्यान में रखें, रजा शब्द से बना है। ये पूछा जाता रहता है। और रजा का अर्थ क्या होता है? तो ये ध्यान में रखें कि रजा का अर्थ नस्ल होता है, ठीक है। इसके बाद में अब ये आता है कि अंग्रेजी भाषा में रेस शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में कब क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये आता रहता है कि रेस शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो रेस शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। और रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ई फॉक्स नामक विद्वान ने 1750 में किया। किस विद्वान ने किया? ई फॉक्स ने। तो ध्यान में रखना है कि प्रजाति जो शब्द है उसके लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1750 में ई फॉक्स नामक विद्वान ने किया, ठीक है। उससे पहले आपके एक विद्वान हुए थॉमस डी गोबिन्यू। बहुत ध्यान से सुनना है आपको और लिखना भी मेरे साथ में कि थॉमस डी गोबिन्यू प्रथम व्यक्ति थे जिसने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्रजातियों का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नेट के एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं आपको दावा करता हूं कि जो आपको स्कूल लेक्चर में पढ़ा रहे हैं उससे आपको नेट में भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब बड़ी एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर जैसी एग्जामों की तैयारी यहीं से होगी कि शारीरिक आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया? तो थॉमस डी गोबिन्यू नामक विद्वान ने किया। किस विद्वान ने किया मित्रों? थॉमस डी गोबिन्यू नामक विद्वान ने। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यह आता है क्वेश्चन सीधा सा देगा, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, ठीक है। ई फॉक्स, थॉमस डी गोबिन्यू, लिनियस या किसी अन्य विद्वान का नाम दे देगा तो थॉमस डी गोबिन्यू करना है, ओके। इसके बाद में प्रजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास 1684 में फ्रांसिस्को वर्नियर ने भी किया,
प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? तो 1684 ईस्वी में फ्रांसिस्को वर्नियर ने भी किया था, कि इसके द्वारा भी यह प्रयास किया गया था। ठीक है, वहीं आपको ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि 1735 में लिनियस द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया प्रजातियों का वर्गीकरण? 5 भागों में। तो देखो विशेष चीजें जो आपको निकल कर आई एग्जाम में, जो आपको मिल सकती हैं, एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगी, दावे के साथ कहता हूं कि पहली बात तो प्रजाति शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के किससे बना? रेस से। और रेस शब्द इतालवी भाषा के किससे बना? रजा से बना, RAZZA। रजा का अर्थ क्या होता है? नस्ल होता है मित्रों। रजा का अर्थ क्या होता है? नस्ल होता है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी भाषा में रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ, और ई फॉक्स पहला विद्वान बना जिसने आपके रेस शब्द का प्रयोग किया। 1684 में आपके फ्रांसिस्को वर्नियर एक विद्वान हुए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास असफल माना गया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया प्रजातियों के वर्गीकरण का। लेकिन थॉमस डी ग्योवेन्यू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शारीरिक आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। और प्रजातियों का जो वास्तविक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला जो दुनिया में व्यक्ति शख्स बना, जिसने मतलब पहली बार एक अच्छे से एक क्रमबद्ध तरीके से प्रजातियों को वर्गीकरण किया, वो बना लिनियस। 1735 में इसने प्रजातियों का क्या किया? वर्गीकरण किया। मित्रों हमारे यहाँ प्रजातियों को कद के आधार पर, नाक की संरचना के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, बालों के आधार पर अलग अलग भागों में प्रजातियों को बांटा, और मैं बिल्कुल आपको इजी भाषा में इस चीज़ को बताऊंगा। तो प्रजातियों में मैंने आपको बताया था कि प्रमुख विद्वानों के अनुसार भी हमारे यहाँ पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और ये वर्गीकरण हमने शारीरिक लक्षण के आधार पर किए। किसके आधार पर? शारीरिक लक्षण के आधार पर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, शारीरिक जो लक्षण है उसके आधार पर जो हमारे यहाँ प्रजातियाँ बांटी हैं, ठीक है, तो उनको यदि हम देखते हैं तो पहले हमने त्वचा के रंग के आधार पर बांटा, फिर हमने बालों की बनावट के आधार पर बांटा, फिर कपाल सूचकांक के आधार पर बांटा, और इसके बाद हमने नासा सूचकांक के आधार पर और फिर कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। आप कहोगे सर प्रश्न का क्या तरीका रहेगा? तो प्रश्न का तरीका क्या होता है, इनमें सुमेलित करवा लेते हैं। त्वचा के आधार पर, कपाल सूचकांक के आधार पर, बालों के आधार पर और कद के आधार पर, और 4 नाम उधर रख देंगे। हैडन का नाम दे देंगे, कुवियर का नाम दे देंगे, ऐसे विद्वान हैं। ठीक है, कुवियर के अलावा आपके नाम दे देंगे, टॉपिनार्ड का दे देंगे, टॉपिनार्ड के अलावा ग्रिफिथ टेलर का दे देंगे। मतलब इस तरह से आपके क्या दे दिए जाएंगे? नाम दे दिए जाएंगे, और उससे आपके प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को, तो त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को बांटने वाला कोई विद्वान हुआ है तो वो कुवियर हुआ है। कौन विद्वान हुआ है? कुवियर हुआ है। और मित्रों कुवियर नामक विद्वान ने त्वचा के आधार पर, देखिएगा, चाहे वो कॉकेसाइड प्रजाति है, चाहे वो मंगोलाइड प्रजाति है, चाहे निग्रोइड, क्योंकि दुनिया में 3 प्रजातियां मुख्यतया मिलती है, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। बाकी इनकी उप प्रजातियां जितनी भी आपको मिलेंगी, चाहे वो भूमध्य सागरीय हैं, चाहे नॉर्डिक हैं, चाहे डिनारिक हैं, चाहे आपके निग्रोइड में भी बहुत सारे हैं, आपके प्रोटोस्टेलाइड वगैरह हैं, तो ये सब उप प्रजातियां हैं। लेकिन मेन जो प्रजातियां हैं वो 3 ही हैं, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और आपके कौन सी है? निग्रोइड। ठीक है, अब देखो त्वचा के रंग के आधार पर जो कॉकेसाइड प्रजाति है कि उस कॉकेसाइड प्रजाति का त्वचा का रंग श्वेत होता है, तो उस प्रजाति को इन्होंने ल्यूकोडर्म कह दिया। ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति का रंग पीला होता है, उसको इन्होंने क्या कह दिया? कैथोडर्म कह दिया। किसने? कुवियर ने। ये ध्यान में रखना है किसको क्या कहा। और वही त्वचा के रंग के आधार पर जिनका रंग काला है उसको इन्होंने क्या कह दिया? मेलिनोडर्म कह दिया। और ये किस विद्वान ने कहा? आपके कुवियर ने कहा। ठीक है, तो मैं यहां आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर एक बार लिख देता हूं कि त्वचा के रंग के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, त्वचा के रंग के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, प्रजाति का क्या है जी? वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो त्वचा के रंग के आधार पर प्रजाति का जो वर्गीकरण किया वो सर्वप्रथम कुवियर नामक विद्वान ने किया। किस विद्वान ने किया जी? कुवियर ने। और मित्रों कुवियर नामक विद्वान ने प्रजाति को 3 भागों में बांटा। एक प्रजाति को उन्होंने कहा ल्यूकोडर्म, ल्यूकोडर्म कहा।
एक प्रजाति को उन्होंने कहा कैथोडर्म, कैथोडर्म कहा, ठीक है, और एक प्रजाति को उन्होंने कहा मेलिनोडर्म, मेलिनोडर्म कहा। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ल्यूकोडर्म जो प्रजाति है, ठीक है, इसकी त्वचा का रंग श्वेत होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत, सफेद रंग होता है, गोरा होता है, जिसे आप कहते हैं। कैथोडर्म जो लोग होते हैं, इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला, ठीक है। और मेलिनोडर्म होते हैं, इनकी त्वचा का रंग काला होता है। कैसा होता है? काला। मित्रों ल्यूकोडर्म जो प्रजाति है, जो जिसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। उस प्रजाति को हम कॉकेसाइड कहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये वर्गीकरण आपके जो प्रस्तुत किया ना, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया कुवियर नामक विद्वान ने। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मेरे साथ ही याद हो जाए, ठीक है। और किस प्रजाति को कहा? आपके कॉकेसाइड प्रजाति को ल्यूकोडर्म कहा, ठीक है। कैथोडर्म में इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। और ये इसके अंतर्गत जो प्रजाति आती है वो आपकी मंगोलाइड आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी प्रजाति आती है? मंगोलाइड आती है। और दुनिया में 3 बड़ी प्रजाति हैं, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और नेग्रोइड। फिर बाकी इनकी उपप्रजातियां हैं। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद आपके मेलिनोडर्म में इनका रंग काला होता है। मेलिनोडर्म का रंग कैसा होता है? काला होता है। मैंने कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम आए हुए प्रश्न भी बताए, वहां यहां से मिलते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। और मेलिनोडर्म जो है, इनका रंग कैसा होता है? काला होता है। इस प्रजाति को इन्होंने क्या कहा? निग्रोइड कहा। क्या कहा मित्रों? निग्रोइड कहा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अफ्रीका है, लेटिन अमेरिका है, इधर से आपके ऑस्ट्रेलिया है, इधर से आपके प्रायद्वीपीय भारत, वहां निग्रोइड लोग मिलते हैं। अब पूर्वोत्तर एशिया है, प्रशांत महासागर के द्वीप हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर एशिया में जैसे आपके जापान है ना, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, बहुत ध्यान से इनको सुनते रहे। और लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ऐसे प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, फिलीपाइंस है, प्रशांत महासागर द्वीप, तो वहाँ पर आपके जो है मंगोलाइड प्रजाति के लोग मिलते हैं। बाकी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, इनमें जो है आपके जो लोग मिलते हैं वो कौन मिलते हैं? कॉकेसाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। दूसरी बात आपके त्वचा के रंग के आधार पर हुआ। अब बात करते हैं बालों के आधार पर। मित्रों बालों के आधार पर प्रजाति को, बालों के आधार पर प्रजाति को, आधार पर प्रजाति को हैडन नामक विद्वान ने बांटा। किस विद्वान ने बांटा? हैडन नामक विद्वान ने बांटा, ठीक है। और हैडन नामक विद्वान ने प्रजाति को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, हैडन नामक विद्वान ने। और कौन कौन सी प्रजाति? एक को सिमोट्रिकी कहा, एक को लियोट्रिकी कहा, ठीक है, और एक को यूलोट्रिकी कहा। एक बार फिर से मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। ये लिस्ट आपके सामने है कि बालों की बनावट के आधार पर किसने बांटा? हैडन ने बांटा। और हैडन ने जिनके लहरदार बाल हैं उनको सिमोट्रिकी कहा। क्या कहा? सिमोट्रिकी, जिनके लहरदार बाल है। और लहरदार बाल कॉकेसाइड के होते हैं। जिनके बाल सीधे हैं उनको लियोट्रिकी कहा। और जिनके बाल लच्छेदार या ऊन बाल या बिल्कुल ऐसे जटिल बाल होते हैं, है ना, उलझे से बाल होते हैं, उनको इन्होंने यूलोट्रिकी कहा। तो सिमोट्रिकी, लियोट्रिकी और यूलोट्रिकी कहा। किसके आधार पर? बालों की बनावट के आधार पर। तो फिर अपन चलते हैं अपनी स्लाइड्स में, वहां आते हैं कि हैडन नामक विद्वान ने 3 भागों में बांटा। एक प्रजाति को सिमोट्रिकी कहा, सिमोट्रिकी, ठीक है, ओके। दूसरी जो प्रजाति है उसको इन्होंने कहा लियोट्रिकी, जिसके सीधे खड़े बाल हैं, लियोट्रिकी कहा। और तीसरी जो प्रजाति है उसको इन्होंने कहा यूलोट्रिकी कहा। क्या कहा? यूलोट्रिकी कहा, ओके। तो हैडन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। अब देखो सिमोट्रिकी जो प्रजाति है इसके लहरदार बाल है,
लहरदार बाल। ओके, और इसके अंतर्गत जो प्रजाति आती है उसको इन्होंने कॉकेसाइड कहा, कॉकेसाइड कहा। ठीक है, जिनके सीधे खड़े बाल हैं, सीधे बाल हैं। ठीक है, जो सीधे बाल वाली जो प्रजाति है, सीधे खड़े बाल वाली, उसको लियोट्रिकी कहा। क्या कहा? लियोट्रिकी। और लियोट्रिकी में ये ध्यान में रखना, मंगोलाइड लोग आते हैं। आप देखो, चाइनीज है, जापानीज हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहां के जो लोग हैं इनके बाल सीधे खड़े होते हैं, इनको इन्होंने क्या कहा? लियोट्रिकी कहा। ठीक है, और यूलोट्रिकी किसे कहा? जिसके बाल कैसे घुंघरालू हैं, घुंघरालू जो बाल हैं। ठीक है, या लच्छेदार बाल है, ऐसे उलझे जटिल से बाल है, उसको यूलोट्रिकी कहा। उसको हम निग्रोइड कहते हैं। उस प्रजाति को मित्रों हम क्या कहते हैं? निग्रोइड कहते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रजातियों को वर्गीकरण किया। सिमोट्रिकी कॉकेसाइड, लियोट्रिकी मंगोलाइड, यूलोट्रिकी आपकी कौन सी है? निग्रोइड। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें तो फिर इन्होंने आपके जो है प्रजाति को कपाल सूचकांक के आधार पर बांटा, और कपाल सूचकांक के आधार पर, नासा सूचकांक के आधार पर दुनिया में कपाल सूचकांक मतलब जो सिर का होता है, नासा सूचकांक मतलब जो किसका होता है? नाक का होता है। इसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने किया। किस विद्वान ने किया? ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने किया। ओके, किस विद्वान ने किया? ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने। और कपाल सूचकांक और किसके आधार पर? नासा सूचकांक के आधार पर। तो अब देखो, कपाल सूचकांक के आधार पर इन्होंने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा, और विद्वानों की तरह, जैसे कुवियर ने 3 में बांटा, हेडन ने 3 में बांटा, तो ग्रिफिथ टेलर ने भी प्रजाति को 3 भागों में बांटा। ध्यान में रखना, एक तो जिनका दीर्घ कपाल होता है और वो 76 सेंटीमीटर से कम जिनका क्या होता है? सिर होता है। एक वे जिनका 75 से 81 के मध्य होता है, उनको हम मध्य कपाली कहते हैं। एक वे जिनका सिर जो है 81 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको हम प्रथु कपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथु कपाली। तो दीर्घ कपाली, मध्य कपाली और प्रथु कपाली, मतलब 3 भागों में इन्होंने प्रजातियों को बांट दिया। किसने बांटा? ग्रिफिथ टेलर ने। कल को आए आपको कपाल सूचकांक, नासा सूचकांक के आधार पर प्रजाति को बांटने वाला विद्वान कौन हुआ? तो ग्रिफिथ टेलर हुआ। ग्रिफिथ टेलर ये वही विद्वान है जिन्होंने जॉन एंड स्ट्रैटा सिद्धांत भी दिया था। जॉन एंड स्ट्रैटा सिद्धांत दिया था, ये रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने प्रजाति को बांटा। जिनका 76 से कम है आपके कपाल सूचकांक, वो दीर्घ कपाली है। जिनका 75 से 81 है वो मध्य कपाली है। जिनका 81 से अधिक है वो कौन सी है? प्रथु कपाली। ठीक है, तो कपाल सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? ध्यान में रखना है, कपाल सूचकांक के आधार पर जो वर्गीकरण है वो ग्रिफिथ टेलर ने किया। नासा सूचकांक के आधार पर किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दीर्घ कपाली, मध्य कपाली और प्रथु कपाली, ये ध्यान में रखना है। तो मैं फिर आपको लिए चलता हूं जिससे कि इनका और भी नाम मैं आपको बता सकूं। तो देखो भाई, ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक के आधार पर, ठीक है, के आधार पर प्रजाति को 3 भागों में बांटा। आधार पर प्रजाति को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ओके, एक तो है दीर्घ कपाली, एक है मध्य कपाली, और एक है आपके प्रथु कपाली। इस तरह से इन्होंने प्रजाति को बांटा। ठीक है, दीर्घ कपाली, मध्य कपाली और प्रथु कपाली। किसने बांटा जी? ग्रिफिथ टेलर ने बांटा, प्रजाति को बांटा जी। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रजाति हैं जिसको आपने दीर्घ कपाली कहा
या मध्य कपाली कहा या फिर इसे पृथु कपाली कहा। तो जिनका 76 से कम या 76 सेंटीमीटर से कम जो है कपाल सूचकांक है, ओके, उसको तो इन्होंने कहा कॉकेसाइट। क्या कहा जी? कॉकेसाइड कहा। ठीक है। जिनका जो आपके कपाल सूचकांक है वो 76 से 81 सेंटीमीटर के मध्य में है, 76 से 81 सेंटीमीटर के मध्य में है। ठीक है, 76 से 81 के मध्य में है, के मध्य में। ठीक, कि जिनका 76 से 81 के मध्य में है कपाल सूचकांक, उस प्रजाति को इन्होंने क्या कहा? तो वो कहा मंगोलाइट। ठीक है। और आपने देखा होगा मंगोलाइट जो लोग होते हैं ना, इनका सिर चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है ना, तो मंगोलाइट कहा। और जिसका कपाल सूचकांक आपके 81 से अधिक है, ठीक है, उसे पृथु कपाली कहा। और उस प्रजाति को इन्होंने क्या कहा? निग्रोइड कहा। इनका चौड़ा सिर होता है, लंबा बड़ा सिर होता है। आप देखिएगा क्रिस गेल को देखो, ब्रायन लारा को देखो, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखो, इनका 81 से अधिक होता है। और इस प्रजाति को इन्होंने क्या कहा? निग्रोइड कहा। क्या कहा मित्रों? निग्रोइड कहा। तो इस तरह से ये जो प्रजाति है इनको इन्होंने 3 भागों में बांटा, दीर्घ कपाली, मध्य कपाली और पृथु कपाली। अब बात करते हैं नासा सूचकांक के आधार पर। तो नासा सूचकांक के आधार पर भी ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा। एक तनु नासा वाले 70 से कम है, एक 70 से 85 के बीच जो मध्य नासा है, और एक है 85 से अधिक चिपिट नासा। मतलब कि नाक जिसकी पतली हो, होते ना बहुत सारे लोगों की होती है, मेरी तो नहीं है, लेकिन जिनकी पतली नाक है वो आपके तनु नासा वाले लोग होते हैं, ये कॉकेसाइड होते हैं। अच्छे सुंदर दिखते हैं, लंबे पूरे होते हैं, गोरे होते हैं, लहरदार बाल होते हैं, नाक पतली होती है। जिनकी नासा 70 से 85 के बीच में है, ठीक है, चपटी नासा होती है। कैसी होती है? चपटी, एकदम से ऐसे, मतलब है ना, नाक कम दिखाई देती है, तो वो लोग मंगोलाइड होते हैं। और जिनकी नासा है ना चौड़ी होती है, नथुने चौड़े होते हैं ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके कौन होते हैं? निग्रोइड होते हैं। कौन होते हैं जी? निग्रोइड होते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग जो है ना, जिनकी चौड़ी नाक होती है ना, फैली हुई होती है, जैसे क्रिस गेल को देखो, ब्रायन लारा को देखो, कार्ल हूपर को देखो, कर्टली एम्ब्रंस को देखो, कितने सारे नाम मैं आपको कराऊँ, डैरेन सेमी को देखो आप, है ना, ये जो खिलाड़ी हैं इनको देखिएगा। इधर से आपके एंड्रू साइमंड्स को आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो चौड़ी नाक, चपटी, मतलब ऐसी फैली हुई नाक होती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो 85 से अधिक इनका क्या होता है? नाक का सूचकांक होता है। ये हमारे एवरेज वो लिए जाते हैं। तो 70 से कम जो है उनको तनु नासा, 70 से 85 के बीच है वो मध्य नासा, और जो 85 से अधिक हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? चिपिट नासा कहलाते हैं। कौन सी नासा कहलाते हैं? चिपिट नासा कहलाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से नासा सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों को जो है मित्रों वो आपके कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ठीक है। तो नासा सूचकांक, ओके, तो नासा सूचकांक के आधार पर प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया वो वर्गीकरण किया ग्रिफिथ टेलर ने। एक तो ये आप ध्यान में रखें, किसने किया मित्रों? तो ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने किया। क्लियर? और इन्होंने जो है प्रजातियों को 3 भागों में बांटा नासा सूचकांक के आधार पर। एक तो तनु नासा वाली, तनु नासा वाली प्रजाति है, ओके। एक जो है तनु नासा के अलावा जो आपकी प्रजाति है वह है आपके मध्य नासा वाली। ठीक है। कौन सी? मध्य नासा वाली प्रजाति, मध्य नासा वाली प्रजाति। और एक जो प्रजाति है वो है आपके चिपिट नासा वाली, चिपिट नासा वाली, मतलब जिनके चौड़े नथुने होते हैं। तो इनके सूचकांक याद रखना, क्योंकि किसका सूचकांक कितने से अधिक है, किसका कितने से मध्य में है, कितना कम है, ज़्यादा है, उससे आपके प्रश्न मिल जाते हैं। और कई बार तुलना करवा लेते हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करवा लेता है एग्जामिनर, और ये सीधे सरल प्रश्न आपको देता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है जो आपके पूछा जाता है। तो देखो, जिनका तनु नासा होता है उनका जो है वो सूचकांक 70 से कम होता है। 70 से क्या होता है? कम होता है। और तनु नासा मतलब जो पतली नाक होती है ना, उसमें कॉकेसाइड प्रजाति को रखा जाता है। किस प्रजाति को रखा जाता है? तो ये आप ध्यान में रखें कि इसमें कॉकेसाइड प्रजाति को रखा जाता है, ओके। और ये तनु नासा वाली क्या होती है? प्रजाति होती है।
जिनका नासा सूचकांक जो है वो 70 से 85 होता है। नासा सूचकांक कैसा होता है? 70 से 85 होता है। वो मध्य नासा वाली प्रजाति होती हैं जिनकी नाक जो है एकदम से ऐसे दबी होती है, तो वो लोग आपके मंगोलाइड होते हैं। कौन होते हैं? मंगोलाइड होते हैं। ठीक है। और जिनका नासा सूचकांक 85 से अधिक होता है वो चिपिड नासा होता है, जिनकी चौड़ी नथुने चौड़े होते हैं, 85 से अधिक होता है। और ये जो प्रजातियां हैं वो आपके निग्रोइड होती हैं। कौन होती हैं? निग्रोइड होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से नासा सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा, तनु नासा, मध्य नासा और चिपिड नासा वाली। ठीक है। वहीं फिर आपके आता है कद के आधार पर, और कद के आधार पर प्रजाति को जो बांटने वाला विद्वान हुआ है वो टॉपिनार्ड हुआ है। कौन हुआ है? टॉपिनार्ड। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि कद के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, कद के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, प्रजाति का वर्गीकरण। ठीक है। तो कद के आधार पर प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो टॉपिनार्ड विद्वान ने किया। किस विद्वान ने किया? टॉपिनार्ड नामक विद्वान ने किया। एक तो ये ध्यान में रखना। और इन्होंने कद के आधार पर प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। ठीक है। और लोग 3-3 में बांट रहे थे, लेकिन इन्होंने कद के आधार पर प्रजाति को 4 भागों में बांटा। प्रजाति को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब कद के आधार पर उनकी हाइट, जो उनकी हाइट मापी जाती है सेंटीमीटर में, उसके आधार पर टॉपिनार्ड ने बांटा। पहला प्रयास किया जिस व्यक्ति ने वो कोई और नहीं, वो कौन था? टॉपिनार्ड था। मित्रों, टॉपिनार्ड जो नामक विद्वान है, इन्होंने एक तो लंबे कद वाले लोग, ठीक है, एक आपके औसत कद वाले लोग, लंबे कद वाले, औसत कद वाले, और एक आपके औसत से कम और एक छोटा कद। तो 4 भागों में बांटा। एक तो छोटा कद, एक औसत से कम वाले, औसत से कम। ठीक है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। एक है औसत से अधिक, औसत से अधिक, और एक है लंबा कद या लंबे कद वाले प्रजाति के लोग। ठीक है। कि छोटा कद, औसत से कम, औसत से अधिक और लंबे कद वाली प्रजाति के लोग। अब देखिएगा, जिनका कद 160 सेंटीमीटर तक है, 160 सेंटीमीटर तक है, उन्हें छोटे कद वाले लोग कहा। जिनका कद 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के मध्य में है, उनको इन्होंने क्या कहा? औसत से कम। जिनका कद 165 से 170 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, तो उसे इन्होंने क्या कहा? औसत से अधिक। और जिनका कद जो है 170 सेंटीमीटर से अधिक है, 170 सेंटीमीटर से अधिक है, उस प्रजाति को इन्होंने क्या कहा? तो उस प्रजाति को इन्होंने कहा लंबे कद वाली प्रजाति है। इस तरह से इन्होंने इसका क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है। तो जिनका कद 160 सेंटीमीटर तक है वो छोटे कद वाली प्रजाति है। जिनका औसत से कम है वो 160 से 165 सेंटीमीटर वाली प्रजाति है। जिनका औसत से अधिक है वो 165 से 170 सेंटीमीटर वाली प्रजाति है। और जिनका लंबा कद है वो 170 सेंटीमीटर से अधिक वाली क्या है? प्रजाति है। तो ये बेसिक्स बातें जो मैंने प्रजातियों में आपको बताई हैं, फिर इनका डिटेल आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ठीक है, अब जैसे देखते चलिएगा, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको प्रश्न बताए। प्रश्न मैंने बताया कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया, ये आपको बताए थे। इसके बाद फिर मैंने आपको स्कूल लेक्चर्स के क्वेश्चन बताए थे एग्जाम के, ये आप जरूर ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में मैंने आपको जो है लास्ट आपके 2020 के क्वेश्चन बताए। फिर मैंने मानव उद्गम की बात की। मित्रों, हम प्रजातियों से पहले मानव के उद्गम की बात करते हैं। मानव के उद्गम की बात करते हैं तो टेलर ने मानव का उद्गम मध्य एशिया से बताया। ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है। ऑसवर्ड नामक विद्वान ने तिब्बत एवं मंगोलिया से मानव का उद्भव बताया। तिब्बत और किससे? मंगोलिया से।
और डॉट कीर्थ एवं ली के नामक विद्वान ने अफ्रीका से मानव का उद्भव बताया। यह भी ध्यान में रखना, अफ्रीका को मानव का जन्म स्थल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव का जन्म स्थल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि मानव का जन्म स्थल किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, जबकि एशिया माइनर का पठार है टर्की देश में है। एशिया माइनर का पठार, माइनर का पठार, ठीक है, कौन सा पठार है जी? एशिया माइनर का पठार। ठीक है, तो इस एशिया माइनर के पठार को मानव की सभ्यता का पालना कहते हैं। मानव की सभ्यता का पालना कहते हैं। मानव की सभ्यता का क्या कहते हैं? पालना कहते हैं। किस पठार को कहते हैं? तो एशिया माइनर के पठार को कहते हैं मानव की सभ्यता का पालना, द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड सिविलाइजेशन। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आदि मानव के स्वरूप को क्या कहा गया? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद जो मानव बना उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसे हम कपी मानव भी कहते हैं। उसके बाद जो मानव बना उसको होमो इरेक्टस कहा गया, और होमो इरेक्टस के बाद जो आधुनिक मानव बना उसको होमो सैपियंस कहा गया। सैपियंस या होमो सैपियंस आधुनिक मानव को कहा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि आपके जो है कि प्रजाति जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के रेस से बना है, और रेस जो है इटालवी भाषा के रजा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नस्ल होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी भाषा में रेस शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में हुआ, और पहली बार रेस शब्द का प्रयोग करने वाला कोई विद्वान हुआ तो वो ई फॉक्स हुआ। कौन हुआ? ई फॉक्स। ये आपको याद रखना है। फिर आपके थॉमस डी गोवेन्यू, इसने कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया, पहला शख्स हुआ। लेकिन प्रजातियों का वर्गीकरण फ्रांसिस्को वर्नियर ने भी किया, ये लिखा हुआ है, लेकिन इनका प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। प्रजातियों का वास्तविक और क्रमबद्ध जो वर्गीकरण किया वो लिनियस ने 1735 में किया, और प्रजातियों को 5 भागों में बांटा। ठीक है, और यहां से एक परंपरा, एक शुरुआत जो है हमारे देश मतलब पूरी दुनिया में क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। ठीक है, ओके। दूसरी बात यह है कि प्रजातियां कितनी है, तो 3 मुख्य प्रजातियां, कॉकेसाइट, मंगोलाइड और नेग्रोइड। फिर इनको त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर ने बांटा, बालों की बनावट के आधार पर हेडन ने बांटा, कपाल सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने बांटा, नासा सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने बांटा, और कद के आधार पर किसने बांटा? टोपिनार्ड ने बांटा। मित्रों, ये जो प्रजाति है इनमें त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर ने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा। एक को ल्यूकोडर्म कहा, एक को कैथोडर्म कहा, और एक को मैलिनोडर्म कहा। ठीक है, जिसका रंग श्वेत है उसको ल्यूकोडर्म कहा, और श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा रंग को क्या कर दी है? निर्धारित कर दिया है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और आपके कद को जो निर्धारित करती है या शरीर का अधिक विकास होना, कम विकास होना, उसको थायराइड ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड। ये भी बताऊंगा किसने बताया था थायराइड ग्रंथि, किसने बताया था हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, ल्यूकोडर्म श्वेत रंग के होते हैं, कॉकेसाइड में आते हैं। कैथोडर्म पीला रंग होता है उनकी त्वचा का, और इनको मंगोलाइड कहते हैं। मैलिनोडर्म इनकी त्वचा का रंग काला होता है, इनको हम निग्रोइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं बालों के आधार पर प्रजाति को हेडन नामक विद्वान ने बांटा। सिमोट्रिकी, ये लहरदार बाल होते हैं, कॉकेसाइड होते हैं। लियोट्रिकी, ये सीधे बाल होते हैं, मंगोलाइड होते हैं। यूलोट्रिकी, ये घुंघरालू बाल होते हैं, और ये निग्रोइड होते हैं। इसके बाद में आपके होते हैं ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक के आधार पर बांटा कि प्रजातियों को 3 भागों में बांटा। दीर्घ कपाली, जिनका 76 से कम है, इनको हम कॉकेसाइड कहते हैं। मध्य कपाली 76 से 81 सेंटीमीटर के मध्य है, इनको हम मंगोलाइड कहते हैं। वो मिलीमीटर mm में होते हैं, 76 मिलीमीटर से कम, 76 से 81 मिलीमीटर से कम, है ना। एक पृथु कपाली जो 81 मिलीमीटर से अधिक हैं उनको हम निग्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्रोइड कहते हैं। ये कपाल सूचकांक के आधार पर है। फिर हमारे आता है नासा सूचकांक के आधार पर। तो नासा सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने बांटा तनु नासा, मध्य नासा और चिपिट नासा। ठीक है, इनके भी नाम इंग्लिश में भी होते हैं, तो उनको भी हम बताएंगे। जिनका 70 से कम है वो तनु नासा वाले लोग हैं, कॉकेसाइड होते हैं। जिनको मध्य नासा, जिनका सूचकांक 70 से 85 के मध्य, वो मंगोलाइड होते हैं। चिपटी मतलब चपटी होती है नाक उनकी। और जो चिपिट नासा, जिनकी फैली हुई नाक होती है, वो 85 से अधिक सूचकांक होता है, उनको हम निग्रोइड कहते हैं। ठीक है, और कद के आधार पर टोपिनार्ड नामक विद्वान ने प्रजाति को 4 भागों में बांटा। छोटा कद 160 सेंटीमीटर से अधिक, औसत से कम 160 से 165 सेंटीमीटर से अधिक, और के मध्य औसत से अधिक 165 से 170 सेंटीमीटर के मध्य, और जिनके 170 सेंटीमीटर से अधिक
जिनका कद है वो लंबे कद वाले लोग होते हैं। इस तरह से मैंने आपको प्रजाति का टॉपिक लेकर आया हूँ। मित्रों, मैं वादा करता हूँ कि आपको 100% आपके एग्जाम में क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप हमारे साथ जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि अब ज्योग्राफी में भी कोई कमी नहीं है। इस ज्योग्राफी में भी आपको कोर्स सेकंड पेपर का जो है वो आप हम उपलब्ध करवाएंगे और इसमें स्कूल लेक्चर से लेकर आपको कॉलेज लेक्चर और यहाँ तक नेट में भी इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है आजकल उसको एनटीए लेता है, तो सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।